और अब खबर सियासत से जुड़ी हुई। अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक और मामला शुक्ल बाजार थाने में दर्ज हुआ है। कुमार विश्वास पर आरोप है कि शुक्ल बाजार में प्रशासन से अनुमति के बिना ही सभा कर रहे थे वो। इस दौरान जब प्रशासन को भनक लगी तो एसडीएम अपने दलबल के साथ पहुंच गए, जहां कुमार विश्वास और एसडीएम के बीच भी हल्की झड़प हुई। इसके बाद जिला प्रशासन ने कुमार विश्वास समेत 40 लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। तो ये लोग काफी संख्या में वहां इकट्ठा थे। दूसरा एक ये है कि आप मतलब कैंडिडेट्स द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा अगर कोई प्रचार किया जाता है, रैली निकाली जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो वाहन उसमें जो यूज हो रहे हैं उसमें पास होना चाहिए। तो इन्होंने वाहन में पास भी नहीं लगाए थे, उसकी कोई परमिशन नहीं ली थी, न तो कार्यक्रम की परमिशन ली थी और न तो क्या कहते हैं घूमने फिरने की कोई परमिशन ली थी। इसके बाद हमने उसकी वीडियोग्राफी कराई, क्योंकि आयोग का यह भी निर्देश है कि जो हमारे मोबाइल स्क्वाड हैं वो जाएंगे। और गाजियाबाद लोकसभा सीट से आपके प्रत्याशी शाजिया इल्मी के दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाने से उलेमा नाराज है। देवबंद के उलेमाओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि शाजिया ने इस्लाम की तौहीन की है। उनका कहना है कि शाजिया वोट के लिए ऐसा कर रही हैं और उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शाजिया इल्मी ने गाजियाबाद में एक मंदिर में जाकर दूध चढ़ाया था, जिसके बाद उलेमाओं ने शाजिया इल्मी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रही बात मुसलमानों की, मैं तो मुसलमानों से उठकर बात करना चाहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान नहीं बल्कि हर आदमी जो सेकुलर जहन रखने वाला आदमी है उसको चाहिए कि वो बसपा को वोट करे। इधर कैराना लोकसभा सीट से आरएलडी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना ने शामली में नामांकन किया। वो बैलगाड़ी पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने आए थे। करतार सिंह का कहना है कि वो समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वो दंगे के शिकार हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे। इस दौरान वहां पर मौजूद आरएलडी के कार्यकर्ताओं की जमकर आवभगत भी की गई। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। एक दूसरे के विरोध में चुनावी अखाड़े में उतरे बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस उम्मीदवार शिवप्रकाश जायसवाल एक दूसरे के गले लगे। सबसे पहले शिवप्रकाश जायसवाल ने मुरली मनोहर जोशी का स्वागत किया। दोनों ने समर्थकों के बीच एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद शिवप्रकाश जायसवाल ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं जो बीजेपी के इतने बड़े नेता के खिलाफ चुनावी मैदान में टक्कर ले रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कानपुर आए। अब मैं मौके पर पहुंचकर तो उनका स्वागत नहीं कर सकता था, लेकिन वयोवृद्ध नेता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वयोवृद्ध नेता से हमारा चुनाव संघर्ष होने जा रहा है। और बिग बॉस सीजन 2 के विजेता आशुतोष कौशिक सहारनपुर से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जय महाभारत नाम की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर में ढाबा चलाने से लेकर मायानगरी मुंबई तक का सफर तय करने वाले आशुतोष ने कहा कि यहां के लोगों ने ही उन्हें बिग बॉस का खिताब जितवाया था और अब चुनाव जितवाकर दिल्ली भी पहुंचाएंगे। इधर हमीरपुर में खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लोकसभा सीट से एसपी के प्रत्याशी विशंभर प्रसाद के प्रचार के दौरान उनके समर्थक हथियार लेकर चल रहे हैं, जबकि नियम कहता है कि चुनाव के दौरान लाइसेंस हथियार जमा करा देना चाहिए। वहीं विपक्ष इस बहाने एसपी पर तंज कसने में जुटा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि यूपी में एसपी की सरकार होने के चलते यहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सारे शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं के शस्त्र अभी भी नहीं जमा कराए गए और वो शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, शस्त्र के द्वारा समाज में व्याप्त कर रहे हैं। इधर दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि वो मथुरा संसदीय क्षेत्र में विकास के काम कराने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि मथुरा में अब तक जो नहीं हुआ है वो उसे कराने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा हेमा ने कहा कि मथुरा को एक बेहतर टूरिस्ट प्लेस भी बनाने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला आरएलडी के जयंत चौधरी से है।
ये कृष्ण की नगरी है, कृष्ण के लिए सेवा करना है मुझे, तो मुझे मौका ऐसा मिला है लौट नहीं ऐसे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई हूँ। And I have to do lot of work. I will do it and you आप लोग देखेंगे और जरूर कहेंगे कि कितना अच्छा काम है। देश में 2014 लोकसभा का बिगुल बज उठा है। पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। बुलंदशहर में बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी प्रदीप जाटव के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सिद्दीकी ने मुलायम सिंह और मोदी पर निशाना साधा। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। देखिए, अभी कुछ कहना जल्दी होगा। हम पूरी यूपी के साथ साथ पूरे देश में जहां भी लड़ रहे हैं, बीएसपी जहां लड़ रही है, हर सीट जीतने के लिए लड़ रही है। हमारा प्रयास है कि सभी सीटें हम जीतें। आज कुछ कहना जल्दी होगा कि क्या होगा। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद एसपी सरकार एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खराब है। चुनाव आयोग ने लखनऊ में बैठक की थी, जिसके एक दिन बाद ही पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी तक प्रदेश में हुए कार्यों की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, शिवपाल ने विभाग को 1 माह के अंदर काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। बहुत तेजी के साथ अब हमें मौका मिल गया है कि 1 महीने में जब तक चुनाव होगा तो हमने आदेश तो दे दिए हैं, कहीं पर भी चलने लायक तो बना दी जाएंगी और कहीं कहीं लेपन भी करा दिया जाएगा सड़कों पर। लेकिन 1 महीने में आदेश दे दिए गए हैं, पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 5 मंत्रियों को नए विभाग दिए हैं। पिछले महीने कैबिनेट में शामिल हुए शिवकांत ओझा और मनोज पांडे को अहम जिम्मेदारी दी गई है। मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री बनाया गया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन मंत्री, शाहिद मंजूर को प्रदेश का श्रम मंत्री, इकबाल मसूद को माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। साथ ही शिवकांत ओझा को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले अवध के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। राहुल ने विरोधियों पर एक तीर से कई निशाने साधे। रायबरेली और जौनपुर से भी राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सूबे में सियासी पारा चल रहा है। अपने जहन में रखा और अवध की जनता को साधने के लिए प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान में राहुल गांधी का मंच सजा। वो प्रतापगढ़ में भी कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपसे राहुल गांधी एक बार फिर एंग्री यंग मैन की तरह विरोधियों पर बरसते नजर आए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाने की विचारधारा। भाषण की शुरुआत राहुल ने बीजेपी और शिवसेना पर वार करते हुए किया कि जो लोग यूपी में भाषण देते हैं, प्रगति की बात करते हैं, वही लोग महाराष्ट्र में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं और आपको वहां से भगाते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी देश को बांटने की राजनीति करती है। बीजेपी के जो लोग हैं वो गुस्से की राजनीति करते हैं। उनके दिल में गुस्सा है, हमारे दिल में प्यार है, हमारे दिल में भाईचारा है। कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास है, पुराना इतिहास है। पार्टी के बाद अब राहुल का निशाना बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। जब उनके नेता राहुल ने कहा कि गुजरात की तरक्की में मोदी का हाथ नहीं है, बल्कि गुजरातियों का हाथ है। गुजरात को हमने खड़ा किया। वो भूल जाते हैं कि गुजरात को गुजरात की महिलाओं ने खड़ा किया। जब वो दूध की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अमूल को, एनडीडीबी को गुजरात की जनता ने खड़ा किया है। बीजेपी को जी भर कोसने के बाद राहुल ने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जनता को बताया कि देश को लोकपाल कांग्रेस ने दिया है। लोकपाल बिल की बात हुई, बहुत भाषण हुआ, बड़ी लंबी चर्चा हुई। लोकपाल बिल कौन लाया? अंत में बीजेपी के लोग नहीं लाए, कांग्रेस पार्टी लाई। और क्या किया विपक्ष ने, मैं बताना चाहता हूं आपको। रोकने की कोशिश की,
यूपीए 3 का सपना देख रहे राहुल गांधी को शायद इस बात का इल्म है कि यूपी का किला फतह करने पर ही दिल्ली की कुर्सी मिल सकती है। तो चौका छक्का लगाने के दिन आ गए। प्रतापगढ़ से मानवेंद्र, एनएन, यूपी उत्तराखंड। बॉक्स ऑफिस करेगा। वहीं देश में चल रही नरेंद्र मोदी की लहर के बारे में राजीव शुक्ल ने कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है और न ही मोदी की सरकार बनने जा रही है। कोई सरकार जाने का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बाकी ये जो जब चुनाव आते जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इधर से उधर जाते हैं। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सतपाल महाराज के दिए झटके से उबरने की कोशिश में जुटी है हरीश रावत सरकार। और इधर राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के घर पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। इसमें हरीश रावत और यशपाल आर्य भी मौजूद थे। विजय बहुगुणा ने सतपाल महाराज के कदम को गलत ठहराया है, तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। आपस में हम सब दोस्त हैं, हम एक पार्टी में हैं। आपस में परिस्थितियों के आकलन के लिए बातचीत करना जरूरी था। मैंने अध्यक्ष जी से सुबह अनुरोध किया था कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को कब तक हाईकमांड से अनुरोध करना चाहिए कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। तो उन्होंने कहा जरा विजय जी से उनसे मिल लेते हैं। मैंने विजय जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा मैं खाने पे बुला ले रहा हूं सबको, दोपहर को बैठ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। वहीं बाराबंकी में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सतपाल महाराज के पार्टी छोड़ने और रावत सरकार पर मंडरा रहे संकट को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि सतपाल महाराज के जाने से रावत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रावत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर है और अभी बिल्कुल कन्फर्म है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी नहीं बन पाएगी। आप 16 मई को देख लीजिएगा। और देवभूमि उत्तराखंड में आपदा के 9 महीने बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जीवन पटरी पर नहीं लौटा है। जोशीमठ प्रखंड के ऐसे ही आपदा प्रभावित गांव पांडुकेश्वर के स्कूली बच्चे आज भी अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। पांडुकेश्वर गांव में खुले आसमान के नीचे इन बच्चों का भविष्य अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल उत्तराखंड में आई आपदा में स्कूल की इमारत गिर गई थी। स्कूल की नई इमारत नहीं बनी, लिहाजा एक निजी कंपनी के एक कमरे के गेस्ट हाउस में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठंड के मौसम तक बच्चे छत में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब गर्मियों के मौसम में बच्चे करे तो क्या करें। हमें कुछ दिनों तक रहने के लिए दे रखा। हमें स्कूल के बिना बहुत परेशानी हो रही है। हमें स्कूल चाहिए। इन बच्चों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। कंपनी का गेस्ट हाउस मार्च तक खाली करने का आदेश आ चुका है। हालांकि स्कूल बनाने के लिए बजट मिल चुका है, लेकिन कहां बनेगा स्कूल ये तय नहीं। 31 मार्च के बाद विद्यालय का क्या होगा कोई नहीं जानता है। बहुत सब मतलब पहले बजट भी आ चुका है, बहुत सारे एसएमसी की बैठक भी हो रही है, लेकिन सब में बजट मतलब बैठक में यही बात हो रही है कि यहाँ पर भूमि किसी के पास है ही नहीं। सरकारी कामों में लेट लतीफी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कम से कम शिक्षा के मामले में प्रशासन का ये लचर रवैया इन बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। एनएन यूपी उत्तराखंड के लिए जोशीमठ से सूरज कपरूवान की रिपोर्ट। और इधर इलाहाबाद में गंगा में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई है। चारों दोस्त गंगा में नहाने गए थे। सभी दोस्त खुलदाबाद के रहने वाले थे। दरअसल एक छात्र पानी में चला गया और उसे बचाने की कोशिश करने में एक के बाद एक सभी छात्र डूब गए। खबर देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी नहीं चलाया गया। तब परिवार के लोगों ने ही डूबे छात्रों को गंगा में खोजना शुरू कर दिया। सभी छात्र 15 से 17 साल के बताए जा रहे हैं। बिजनौर में एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजन अस्पताल में बवाल करने लगे। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने इलाज के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए जाने पर नर्स ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। इधर नर्स का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गर्भवती महिला को गंभीर हालात में अस्पताल में लाया गया था। इलाज ठीक तरीके से किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गर्भवती महिला को गंभीर हालात में अस्पताल में लाया गया था। इलाज ठीक तरीके से किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
जो मतलब निजले काटता, इन्होंने तुरंत बाहर निकलवा दिया हमारे मरीज को। अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं सस्पेंड होनी चाहिए यहाँ से जो है ये। सहारनपुर के टपरी इलाके में स्टैटिक सर्विलांस टीम ने एक कार से करीब 30 लाख के सोने के जेवर बरामद किए हैं। सोने के इन जेवरातों का पूरा ब्यौरा नहीं मिलने के कारण टीम ने सभी जेवरातों को कोषागार में जमा करवा दिया है। वहीं कार सवार व्यक्ति ने सर्विलांस टीम को बताया कि वो एक व्यापारी है और यहां इन जेवरातों को सैंपल के लिए ला रहा था। हालांकि टीम ने जेवरातों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कहीं इन जेवरातों के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था। ये टपरी स्टेशन तिराहा जो है ना, वहां से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। स्वर्ण आभूषण है। इनके पेपर के अनुसार जो इनके पास बिल है उसके अनुसार 1473 ग्राम है। कीमत भी उन्हीं के हिसाब से जो उसमें लिखा है तो 30 लाख के समथिंग। इधर इटावा में शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। इन्होंने सीएमओ के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इनका आरोप है कि वो कई घंटे इंतजार करते रहे लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचे। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अफसरों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। 5 बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पे। आपको लापरवाही लग रही है डॉक्टर की? बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही है। टाइम से आना चाहिए, नहीं आए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लिखा जाएगा उनके खिलाफ। प्रदेश में चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के प्रशासन के दावे हवा होते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें अखिलेश यादव के गृह जिले की दिखाते हैं, जहां धड़ल्ले से नकल कराई जा रही है। कॉलेज में उड़नदस्ते नकल रोकने के लिए चेकिंग भी कर रहे हैं लेकिन नकल रोक पाने में नाकाम है। वहीं जब इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह से पूछा गया तो उनका मानना है कि एसपी सरकार में नकल का प्रतिशत बढ़ जाता है और प्रश्न पत्र भी आसान आते हैं। वह इधर बरेली में पुलिस प्रशासन ने ऐसे 34,000 लोगों की पहचान की है जिनको लेकर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका है। इनसे मुचलका भरवाकर इनको पाबंद किया जाएगा। मुचलका नहीं भरने पर इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए कदम उठाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग मांगा है। कहीं पर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, वो कंट्रोल रूम पे प्राप्त हो, फ्लाइंग स्क्वाड को प्राप्त हो, एमसीसी टीम को प्राप्त हो या हमें प्राप्त हो, तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और वाराणसी में जीआरपी और पुलिस ने गहन चेकिंग अभियान चलाया। सूचना मिली थी कि दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस में कुछ हथियारबंद बदमाश हैं। इससे पहले भदोही में फोर्स ने चेकिंग की। इसके बाद ट्रेन को वाराणसी के कैंट स्टेशन पर रोककर दोबारा से तलाशी ली गई। हालांकि चेकिंग के दौरान हथियारबंद बदमाश तो नहीं मिले लेकिन ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जरूर परेशान हो गए। चूंकि सूचना महत्वपूर्ण थी तो अपनी संतुष्टि के लिए, चूंकि जनपद बनारस में भी सूचना प्रसारित की जा चुकी थी, इस सूचना को सत्यापित करने के लिए और अपने से स्वयं इसको सत्यापन के यहाँ मेमो दिया गया हम लोगों द्वारा और गाड़ी यहाँ 20 मिनट खड़ी रही। आपके सामने गाड़ी चेक हुई है। कोई भी ऐसी सूचना या कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जिसके बारे में सूचना थी। और यात्रियों से या जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनसे भी बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी सूचना या किसी गतिविधि के बारे में होने से इनकार किया। नोएडा के सेक्टर 24 में एक निजी सुरक्षा गार्ड की राइफल से गोली चलने से खुद सुरक्षा गार्ड जख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गार्ड एटीएम के कैश वैन की सुरक्षा में लगा था। गाड़ी की सीढ़ियों से उसकी राइफल टकराई और उससे फायर हो गया। पुलिस राइफल और कैश वैन को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में पैसे के लिए दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। हत्या जिस जगह पर की गई वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस थाना है लेकिन बदमाशों ने न सिर्फ युवक की गोली मारकर हत्या की, उन्होंने युवक की लाश को भी घर से लेकर वाराणसी हाईवे पर वो ले गए। सरेआम गोलीबारी और हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जौनपुर नगर के जानकारी के मुताबिक लाइन बाजार थाने के पास मातापुर मोहल्ले के निवासी बच्चन पटेल, बच्चन मिश्रा और संतोष निगम तीनों दोस्त थे। कल रात बच्चन पटेल और बच्चन मिश्रा दोनों संतोष को घर से बुलाकर ले गए। बच्चन मिश्रा के घर में संतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोष के परिवार वालों का कहना है कि पैसे के विवाद में हत्या की गई। चला यार वादी मुकदमा ने
मृतक के दोनों दोस्तों को नामजद किया है। घटना में थानाध्यक्ष लाइन बाजार व 2 अन्य टीमें जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। कानपुर के चकेरी इलाके में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों का सामान लूट लिया। चकेरी के श्यामा नगर इलाके में रहने वाले राकेश निगम, आपको बता दें, केसा में जूनियर इंजीनियर पद से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। राकेश निगम ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 3 बजे उनके घर में 5 से 6 हथियारबंद बदमाश घुस गए। बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और तिजोरी में रखे लाखों के जेवर और नकदी लूट लिए। घटना की सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर आई और घटना की जांच शुरू की। मुरादाबाद के काशीपुर तिराहे पर जांच के दौरान एक वाहन से 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। नकद ले जा रहे लोगों ने पकड़ी गई राशि को राणा शुगर मिल का बताया, लेकिन इससे संबंधित कोई भी कागजात वे नहीं दिखा सके, जिसके बाद जांच टीम ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रकम को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही मैनपुरी जिले में अवैध कच्ची शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। सदर कोतवाली इलाके पुसैना गांव में घरों तथा नदी के किनारे शराब की भट्टियां धधक रही थी। सूचना मिलते ही एसपी श्रीकांत सिंह यादव के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पुसैना गांव में छापा मारा। टीम ने शराब बनाने की 1 दर्जन भट्टियों को तोड़कर नष्ट कर दिया है। इधर मेरठ में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। थाना भावनपुर इलाके में हुए इस हादसे में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को कुचल दिया। बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपनी बहन को परीक्षा दिलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। ट्रक मोटरसाइकिल को रोकते हुए एक मार्केट में जा घुसा और 2 दुकानों को भी तहस नहस कर दिया। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर डाली। तो ये हादसा मेरठ में हुआ। भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई परीक्षा दिलाने के लिए बहन को ले जा रहा था, तब ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां पर यह हादसा हुआ है। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ। हाँ, लड़की लड़के मारे दोनों बैक पे। हाँ, मेरठ से जा रहे थे इधर को, काली का गढ़ तरफ को। ट्रक इधर से आ रहा था गढ़ तरफ से और मेरठ जा रहा था। एक लड़का लड़की जो है कीनानगर में परीक्षा देने जा रहे थे। ट्रक से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। हमने जो ड्राइवर पकड़ लिया, कार्रवाई करेंगे, मुकदमा लिखा। बीपीएल राशन कार्डों में अनदेखी के खिलाफ रामनगर नगरपालिका में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नगरपालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन कार्डों के सर्वे में नगरपालिका ने मनमानी की है और गरीबों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने चुनाव के बाद दोबारा सर्वे करवाने की बात कही है। कार्ड मेरा नाम ही नहीं है। मैं 50 साल से यहाँ रह रही हूँ और आज मेरा नाम काट दिया। देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज में एसटी/एससी छात्रों ने आज कॉलेज में तालाबंदी कर दी, जिसके चलते कॉलेज का कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। उधर तालाबंदी करने वाले छात्रों का कहना है कि लगभग 400 से अधिक एसटी/एससी छात्रों के एग्जाम फॉर्म कॉलेज ने रोक दिए हैं, जिसकी वजह से छात्रों का साल बर्बाद होने का खतरा है। वहीं डीएवी कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि एससी/एसटी छात्रों के फॉर्म इसलिए रोक दिए गए हैं क्योंकि नियम अनुसार उनमें आय प्रमाण पत्र के अलावा अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं। चेतावनी देने के बाद सरकार के भी आदेश इस बारे में स्पष्ट आए थे, लेकिन इन लोगों ने अपने जो उनको कागज जमा कराने थे, जिसमें आय प्रमाण पत्र था, खाता संख्या थी, वो जमा नहीं कराया। तो इस स्थिति में वो अपने आप में जो एडमिशन का इन्होंने कराया था, वो एक फ्रॉड की स्थिति में आ जाता है। बड़े सारे बच्चे डिफॉल्टर हैं। लखनऊ में अखिलेश सरकार के खिलाफ कारोबारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लूट और हत्या की वारदात से नाराज कारोबारियों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज शहर के कारोबारियों ने विधानसभा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आगाह किया कि पिछले दिनों हुई वारदात और लूट की घटनाओं का जल्द खुलासा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लखनऊ बंद कर
बड़ा आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अखिलेश सरकार ने सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि राजधानी लखनऊ में ही सबसे अधिक लूट और हत्याएं होती हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापारी और आम जनता कतई सुरक्षित नहीं है। लगातार व्यापारियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं और छिनैती हो रही है। बिजनौर में 8 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला बिजनौर के सुंदरपुर रेहड़ा इलाके का है, जहां पड़ोस के ही 2 युवकों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। बेहोशी की हालत में मिली बच्ची को उसके परिवार वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत गंभीर है, जिसके चलते डॉक्टरों ने बच्ची को मेरठ रेफर कर दिया है। तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NN UP उत्तराखंड।